हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी फार्माकोविजिलेंस ऐसी साइंस, ऐसी एक्टिविटी है जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, पता करती है, असेसमेंट करती है, अंडरस्टैंड समझती है और बचाती है, प्रिवेंट करती है क्या, कोई भी एडवर्स इफेक्ट यानी कोई भी मेडिसिन मेडिसिन को लेके कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर जो असेसमेंट होगा, उसका डिटेक्शन होगा, वो कौन करेगा? वो हमारा फार्माकोविजिलेंस जो टीम होती है जो इसकी एक्टिविटी पूरा परफॉर्म करती है। इसके बाद आते हैं पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस, जिसको हम PM और S बोलते हैं। PM में यानी पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस, दे कीपिंग अ टैब ऑन द एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इट्स लॉन्च इन द मार्केट। यानी कि जो भी दवाई मार्केट में लॉन्च हो गई है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ये PMS वाले देखते हैं। ये हार्ट माने जाते हैं किसके? हमारे फार्माकोविजिलेंस के। जैसे हमारे भी दिल है ना, हम इंसानों का भी, ऐसे फार्माकोविजिलेंस का जो हार्ट है वो क्या है? वो पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस टीम है। It enables effective long-term monitoring to ensure the safety of drugs. Learning from the history, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ थैलिडोमाइड डिजास्टर, तो 1961 और 1962 में थैलिडोमाइड जो हमारी ड्रग है उसको लेके काफ़ी बड़ा डिजास्टर ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुई थी? जो थैलिडोमाइड है हमारा, वो ऐसा हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेफ एंड इफेक्टिव हिप्नोटिक एंड एंटी एमिटिक, यानी कि इसको हिप्नोटिक और एंटी एमिटिक के लिए हम यूज़ करते हैं। हिप्नोटिक यानी कि एज अ स्लीपिंग पिल, और एंटी एमिटिक यानी कि जो वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो उसके लिए हम अपना थैलिडोमाइड का हम यूज़ करते थे पहले, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के केस में जो वुमेन्स हैं उनके लिए। ट्रेजिकली, द ड्रग proved to be a potent human tetragon that caused a major birth defect in estimated 10,000 children. फोकोमेलिया वॉज अ फीचर। तो इसमें क्या था? फोकोमेलिया में क्या था? ये बर्थ डिफेक्ट है जिसमें क्या हुआ, इन जो अपर पोर्शन होता है ना बच्चे का, जो लिम्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते, अंडर डेवलप हो जाते हैं। जिसमें जो हाथ हैं वो छोटे हो, साइज बिल्कुल, ये तो बिल्कुल डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। तो ये कंडीशन एक साइड इफेक्ट था किसका? हमारा थैलिडोमाइड का। जो किस में था? ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में। तो इसके बारे में कौन डिटेक्ट, कैसे सारा कुछ जो होता है, बीमारी हो गई है तो उसका जो बात का प्रोसीजर है पूरा कि कौन कौन सा एडवर्स इफेक्ट्स हुआ, जैसे थैलिडोमाइड में हुआ था, ये काम फार्माकोविजिलेंस वाले PMS टीम करती है। इसके अलावा क्या था कि सल्फा निलामाइड ट्रेजेडी भी हुई थी। एलिग्जिया सल्फेनामाइड वॉज एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था क्या, सल्फेनामाइड मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, जिससे क्या हुआ था, मास बड़े पैमाने पे पॉइजनिंग हुई थी यूएस में 1937 में, जिससे क्या हुआ था, 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। The public outcry caused by this incident and other similar disasters led to the passing of the 1938 फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक है। उसके बाद ये एक एक्ट पास किया गया था जब ये ट्रेजेडी हुई थी हमारे सल्फेनिलमाइड की, कहाँ पे? यूएस में, जिससे 100 लोगों की जान जा चुकी थी। The thalidomide disaster led in Europe and elsewhere the establishment of a drug regulatory mechanism of the today. These mechanisms require that the new drug shall be licensed by well established. तो जो ट्रेजेडी हुई थी थैलिडोमाइड की, उसके बाद क्या था, यूरोप में या कहीं भी एक प्रॉपर नई ड्रग को लॉन्च करने के लिए लाइसेंस बना दिया गया था कि प्रॉपर इस्टेब्लिश रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनेंगी बिफोर इंट्रोड्यूस इनटू द क्लिनिकल, यानी कि जो दवाई को पहले क्लिनिकल में लाने से पहले प्रॉपर्ली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो पूरा प्रॉपर्ली इसका लाइसेंसिंग करेगी और चेकिंग करेगी। अब जो फार्माकोविजिलेंस हम पढ़ रहे हैं उसका एम क्या है, पर्पस क्या है इसका फार्माकोविजिलेंस का? टू प्रमोट द रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, यानी जो दवाई है उसका पूरा अच्छे से यूज हो और प्रॉपर्ली रीजन हो उसका यूज करने का। एजुकेशन और क्लिनिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना। टू कंट्रीब्यूट द असेसमेंट ऑफ बेनिफिट, हार्म, इफेक्टिवनेस, रिस्क ऑफ मेडिसिन, यानी कि प्रॉपरली जो बेनिफिट है मेडिसिन का उसके ऊपर पूरा कंट्रीब्यूट करना, इफेक्टिवनेस, और जो रिस्क है उस मेडिसिन का उसको भी क्या, कम करना। टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, हमारे पब्लिक वालों की जितने हम लोग हैं उन सबकी हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन रखना, बढ़ाना। साथ ही साथ पेशेंट की केयर और सेफ्टी को भी इम्प्रूव करना। तो ये हमारी कुछ फार्माकोविजिलेंस का एम था। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, हमारे फार्माकोविजिलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है,
दे क्रिएट द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन करने का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखते हैं ये। एक्सपेडेट एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग, यानी लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं जो भी दवाइयाँ हमारी मेडिसिन मार्केट में जा रही हैं और जो हमने कंज्यूम करी है पेशेंट्स ने, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग ये मेंटेन करते हैं कि किस चीज़ को कितना साइड इफेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है। अप्रोप्रिएट असेसमेंट, तो आप अच्छे से उसका आलंकन करते हैं ये क्या, डाटा का पूरा सीरियसनेस से। द टाइमली कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग एंड नोटिफिकेशन, तो लगातार डाटा को कलेक्ट करना, उसका रिकॉर्डिंग, उसको पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन करना, ये भी किसका, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्माको विजिलेंस या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस की। अब ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर फार्माको विजिलेंस, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, यानी कि इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसके बाद भी जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि अच्छे से सेफ्टी को लेके पूरा प्रॉपर डाटा नहीं है। एनिमल टॉक्सिकोलॉजी इज ऑफन नोट एज अ गुड प्रेडिक्टर फॉर ह्यूमन इफेक्ट, हम ठीक है एनिमल पे टेस्टिंग कर तो लेते हैं, क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिए, पर पूरा पुख्ता सबूत नहीं है कि वो ह्यूमन पे कैसा इफेक्ट दिखाएगा। तो evidence of a safety from a clinical trial is insufficient due to some limitations and sex specific, तो ये कुछ लिमिटेशन की वजह से हमारे पास जो डाटा है क्लिनिकल ट्रायल का वो पूरा अच्छे से सबूत या एविडेंस नहीं है। एंड नैरो इंडिकेशन ओनली स्पेसिफिक डिजीज, यानी कुछ डिजीज पे ही वो ट्राई हो पाता है, ऐसे तो इतनी सारी लाखों बीमारियां हैं, अब जितने भी इंसानों पर ट्राई किया तो वो सभी बीमारियों के लिए हमने टेस्टिंग नहीं कर पाए क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है, तो वो पूरा अच्छे से डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए फार्माकोविजिलेंस की एक नीड है फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। नेक्स्ट आता है सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में कॉज द 5,700 डेथ पर ईयर इन यूके, तो यूनाइटेड किंगडम में हर साल 5,700 डेथ होती हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से। तीसरा आता है जरूरत क्यों है, क्योंकि जो हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं ये एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी हैं। प्रमोटिंग द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, ताकि जो रेशनल यूज है मेडिसिन का वो जो जिस चीज़ के लिए हम मतलब रीज़न है वो प्रॉपरली उसको प्रमोट कर पाए, ये फार्माकोविजिलेंस का एक नीड है। इंश्योर करे पब्लिक कॉन्फिडेंस को, एथिकल कंसर्न फॉर नॉट रिपोर्टिंग इन सीरियस रिएक्शन इज अनएथिकल। अब बात करते हैं मेथड की कि कौन कौन से मेथड्स आते हैं हमारे फार्माकोविजिलेंस में, तो इसके टोटल 4 इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे फार्माकोविजिलेंस के। पहला आता है हमारा पैसिव सर्विलांस, दूसरा एक्टिव सर्विलांस, तीसरा कोहॉर्ट इवेंट मॉनिटरिंग और चौथा हमारा है टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। तो पहला आता है हमारा पैसिव सर्विलांस। पैसिव सर्विलांस मेथड इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ स्पॉन्टेनियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स वॉलंटरली सेंट बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट टू द मार्केटिंग, यानी कि जो पहला हमारा पैसिव वाला सर्विलांस इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व होंगे क्या, द यूजर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो रिपोर्ट होगी हमारी एडवर्स इवेंट की जो रिपोर्ट आएगी, जो कौन सा भेजेगा, जितने हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल होंगे पेशेंट होंगे, किसको, तो द मार्केटिंग ऑथराइजेशन को या रेगुलर अथॉरिटी को भेजेंगे, हमारे पेशेंट्स या हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल भेजेंगे कि एडवर्स रिएक्शन हुआ है इस दवाई से। हियर द डाटा रिलेट टू द एडवर्स रिएक्शन आर कलेक्टेड इन सेंट्रल और रीजनल डाटाबेस, तो जो डाटा जो मिला है वो कहाँ कलेक्ट होगा, सेंट्रल और रीजनल डाटाबेस में। द आइडेंटिटी ऑफ द रिपोर्टर रिमेन्स एनोनिमस, बट जो आइडेंटिटी होगी जिसने रिपोर्ट किया उसको एनोनिमस रखा जाएगा, बट द पेशेंट रिलेटेड डिटेल्स लाइक कंट्री, एज, जेंडर एंड द प्री एग्जिस्टिंग एंड कोमोबिडिटीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिपोर्टिंग फॉर्म्स। तो जो पेशेंट को लेकर सारी डिटेल्स है वो तो रिकवर कर ली जाएगी, पर जिसने रिपोर्ट करा है उसको जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रखी जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम इंक्लूड द, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं हमारे इसमें, इसमें आता है हमारा FAERS, यानी कि FDA, एफ से FDA एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, जो डाटाबेस है जो रन कौन करता है, हमारा FDA हमारी रन करती है इस डाटाबेस को। दूसरा आता है हमारा विजी बेस, द WHO ग्लोबल इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट ICSR डाटाबेस। तीसरा हमारा इसमें एग्जाम्पल रिपोर्टिंग सिस्टम आता है फॉर यूरोप, यूरोप में क्या है, एड्यूरा विजिलेंस, एड्यूरा विजिलेंस है जो मेंटेन करता है क्या, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को। चौथा सिस्टम इसमें आता है करंटली देयर आर द नो स्पेसिफिक स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर इंडिया, तो इंडिया में फिलहाल तो कोई ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जैसे यूरोप में एड्यूरा विजिलेंस था। ठीक है, अब इंडिया में तो नहीं है। सिलेक्टेड एलिजिबल मेडिकल कॉलेज है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं एंड सेंटर्स वर अप्रूव्ड एज एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स, तो इंडिया में कुछ ऐसा कोविजिलेंस को लेके कोई रिपोर्टिंग सिस्टम तो नहीं बना, पर कुछ कॉलेज हॉस्पिटल्स ऐसे सेंटर हैं जो एज अप्रूव्ड है कैसा, एज एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स, जो कि क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं।
दे कलेक्ट द इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, यानी कि ICSR, यानी कि इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट एक पेशेंट की इंडिविजुअल की आई है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, एंड रिपोर्ट देम टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसको रिपोर्ट करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को। द टेक्निकल एसोसिएट फ्रॉम द मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU is also an authorized person for collecting the ICSRs along with its follow-up and online data entry in Vigiflow software। जो टेक्निकल एसोसिएट है हमारे मेडिकल साइंस के, कहाँ से, हमारे BHU से, वो एक ऑथोराइज पर्सन है जो कलेक्ट करता है जितना भी हमारा इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट है, किसके साथ साथ, और जो भी ऑनलाइन डाटाबेस एंट्री है किसकी, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी विजी फ्लो सॉफ्टवेयर जो हमने ऊपर पढ़ा था हमारा, उसके थ्रू, विजी बेस वाला। दूसरा आता है एक्टिव सर्विलांस। एक्टिव सर्विलांस में क्या होगा, ये ट्रीटमेंट प्लान है दैट इन्वॉल्व्स द क्लोजली वॉचिंग ऑफ अ पेशेंट कंडीशन बट नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट को पूरा अच्छे से हम क्लोजली उसको वॉच करेंगे, उसके ऊपर निगरानी रखेंगे, पूरे जो उसका प्रोसीजर है, प्लान, बट उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे, जब तक कोई ऐसी कंडीशन या कोई वर्स कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो एक्टिव सर्विलांस का दिस मेथड एम्स टू मॉनिटर द स्पेसिफिक ड्रग रिलेटेड एडवर्स इवेंट, यानी ड्रग को लेकर कोई भी ऐसा एडवर्स इवेंट है, हुआ है, हम उसको पूरा क्लोजली चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यानी किस मात्रा में वो उसको वो एडवर्स रिएक्शन हुआ है, और तब तक हम उसको उस चीज़ की दवाई नहीं देंगे जब तक कोई वर्स कंडीशन ना आ जाए। सो इट इज़ कॉमनली नोन एज टॉक्सिटी मॉनिटरिंग और सेफ मॉनिटरिंग। तीसरा आता है हमारा कोहर्ट इवेंट मॉनिटरिंग। इस मेथड में क्या हुआ, जो सर्विलांस स्टडी इज प्लान्ड प्रायर टू द बिगिनिंग द ट्रीटमेंट विद द मेडिकेशन। अब बीमारी होगी, एडवर्स रिएक्शन हो गया, अब हमने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, मेडिकेशन दे दिया, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे कुछ ग्रुप होंगे हमारे, उसके जो इंसान होंगे उनमें पीपल्स होंगे, दे आर एक्सपोज टू द ड्रग फॉर अ डिफाइंड पीरियड, तो उनको ड्रग को लेके पूरा टाइम के लिए उनको ड्यूटी दे दी जाएगी, और उनको क्या करना होगा, उनको फॉलो करना होगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट तक का सारा उनका जो पूरा डाटाबेस बनाना होगा उनको। तो एनी एडवर्स इवेंट्स ऑफ द टारगेट ड्रग और द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन और मोर मेडिसिन टेक विद द ड्रग मॉनिटर। तो जो ड्रग दी है उससे कोई भी टारगेट किया, उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन हो रही हैं एक दवाई से या कई दवाई से, तो उसको पूरा जो मॉनिटर किस होगा, वो हमारा कोहेरेंट इवेंट मॉनिटरिंग में आएगा। चौथा आता है हमारा टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई करेक्टराइज द एडवर्स रिएक्शन रिलेट टू द ड्रग अमंग स्पेशल पॉपुलेशन लाइक पीपल विद सम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें उन्हीं के बारे में, उन्हीं को लोगों को लेकर एडवर्स रिएक्शन की टेस्टिंग होगी जो पीपल क्या है, जिनको हमने ड्रग दिया है, उस पॉपुलेशन को क्या, जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, वो प्रेग्नेंट वुमन हो गई, ओल्डर पीपल हो गए। तो इन तीनों की केस में क्या हमारा टारगेट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के, हमारा इसमें फार्माकोविजिलेंस का रोल है। अब बात करते हैं हमारे फार्माकोविजिलेंस, हमने पढ़ लिया इसका एम क्या है, रोल क्या है, अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फार्माकोविजिलेंस की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, फ्रॉम हिस्ट्री एंड इवन कोविड-19, जो भी कोविड के हाल में पेंडेमिक चला है, जो चल भी रहा है फिलहाल में, हैज़ टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इन्हें फार्माकोविजिलेंस के बारे में इम्पोर्टेंस बहुत बता दिया है, और आज के टाइम में जो फार्माकोविजिलेंस में स्कोप है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। स्पेशली इसमें जो फार्मेसी वाले, जिन्होंने अपना फार्मेसी में अपनी डिग्री ली है या मास्टर्स करी है, उनका इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, और एक अच्छे पैमाने पे इसमें वैकेंसीज भी निकल रही हैं। So several drugs with a potential antiviral and properties, including the remdesivir, hydroxychloroquine, and lopinavir, ritonavir, are being repurposed for the COVID-19। तो इनको repurpose किया गया COVID-19 के लिए। In the midst of this complex and urgent activity, pharmacovigilance play a vital role as a report of suspected adverse। तो इसमें क्या आता है, इसमें फार्माकोविजिलेंस टीम का बहुत बड़ा रोल था कि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है उसको रिपोर्ट करना। एंड सम ऑफ दीज ओल्डर मेडिकेशंस आर रिकॉर्डेड इन, ये जो हमने ऊपर दवाइयों के नाम पढ़े हैं, रेडिसमायर एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इसमें क्या कुछ एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम रिकॉर्ड किए गए थे जो किसने, फार्माकोविजिलेंस ने किए थे। सो व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ सर्विलांस सिस्टम इफ द ड्रग आर टेस्टेड फॉर सेफ्टी बिफोर अप्रूवल। जब ड्रग अप्रूव होने से पहले उसकी प्रॉपर सेफ्टी की टेस्टिंग कर दी जाती है, तो हमें फिर कोविजिलेंस टीम की जरूरत क्यों है। जब मार्केट में जाने से पहले ड्रग का हम पूरा टेस्टिंग कर लेते हैं, सेफ्टी है या नहीं है इंसानों पे, एनिमल्स पे, तो मार्केट में जाने के बाद एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब फार्माकोजेनेस का फिर इसमें क्या रोल है ना, जरूरत क्यों पड़ती है। तो मोस्ट न्यू ड्रग्स आर अप्रूवल फॉर अ फ्यू थाउजेंड पेशेंट आर एक्सपोज टू देम। तो जो कोई भी नई बीमारी को लेके या कोई भी बीमारी को लेकर नई दवाई है हमारी जो अप्रूव की गई है, वो कुछ ही हजारों लोगों पे ही टेस्ट की जाती है, ठीक है। उन केस में क्या होता है, द नंबर स्टडी इन प्री अप्रूवल ट्रायल में बी मच स्मॉलर। तो काफ़ी कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है ड्यूरिंग दिस फेज अ ड्रग इज टेस्टेड फॉर इज एफिकेसी। तो कितनी एफिकेसी है
ओनली द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन आर नोटेड। तो कोई भी जो कॉमन एडवर्स रिएक्शन होगा वो ही नोट किया जा सकता है सिर्फ कम लोगों पे। हाउएवर व्हेन इट्स कम टू द मार्केट, जब वो दवाई मार्केट में लॉन्च हो जाती है तो अब बहुत सारे लोगों पे वो चलेगी, बहुत सारे पेशेंट्स ने उनको दवाई को खाया, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स ने एडमिनिस्टर किया, तो विल रिसीव द ड्रग एंड सम ऑफ मे हैव कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी कि इंडिविजुअली मेडिकली सीरियस कंडीशंस। अब इंडिविजुअली अलग अलग पेशेंट है, अलग अलग हेल्थ है, तो कोई सीरियस कंडीशन नोट हुई है और एक बड़े पैमाने पे क्या डिजीज की सीवियरिटी पता चली है हमें। अदर में बी टेकिंग मोर देन वन ड्रग और मे बी यूज द प्रोडक्ट फ्रॉम, और एक ड्रग के साथ अलग भी दो तीन मिक्सचर लेते हैं ना दवाई का कि साल में तीन को लेनी है, तो वो भी टेस्टिंग हो गई इसी बहाने, ठीक है। तो ये चीज़ एक रीज़न है कि हम फार्माकोविजिलेंस टीम की हमें जरूरत पड़ती है जब दवाई मार्केट में जाती है। The people who use the drug in a real world setting differ from those highly selected individual including a clinical trial। तो क्लिनिकल ट्रायल में जिन इंसानों पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं और जो रियल में जो उसका यूज़ कर रहे हैं डिजीज के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनकी कंडीशन में, उनकी हेल्थ में भी। तो ये हमारा जो रीज़न था फार्माकोविजिलेंस का। दीज रिएक्शंस जो हमने पढ़ी, कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन कैन बी अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कारण क्या है? ड्यू टू द अनरिकॉग्नाइज्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का जो ड्रग है वो कई लोगों को पता ही नहीं है प्रभाव का उसका। जो हम मिक्सर ले रहे हैं ड्रग का, मान लीजिए कोई दवाई के लिए हमने ये दवाई ली जिसका हम फार्माको क्लिनिकल ट्रायल हो गया, साथ में डॉक्टर ने एक दो तीन दवाइयाँ सजेस्ट कर दी, उसके साथ में आपको ये भी लेनी है। अब इनमें आपस में कोई ड्रग रिएक्शंस होगी, ड्रग ड्रग में इंटरेक्शंस हो गया आपस में कुछ, वो भी क्या रीजन है हमारा इन रिएक्शंस का। ड्रग फूड इंटरेक्शन, खाने के साथ जो आपने दवाई ली, फिर आपने कुछ खाना खाया, पहले खाना खाया, तो दवाई ने और आपके फूड ने कुछ आपस में इंटरेक्शन करी जिससे कोई एडवर्स रिएक्शन हो गया। या जो ड्रग है डिजीज के लिए आपने ली है, कोई दूसरी बीमारी भी आपको थी, उसमें कुछ एडवर्स रिएक्शन हो गया, तो वो भी क्या है इसमें रिएक्शन में हमारे आएगी, और इसमें भी हमारा कोविड का बहुत बड़ा रोल है इसमें पता करने का। फैक्टर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी डिपेंड है। इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स, हर इंडिविजुअल का अपने पेशेंट का अपने अपने कुछ बीमारी, अपने अपने फैक्टर्स हैं। और मेडिकेशन एरर, आइडल पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस सिस्टम हेल्प क्वांटिफाई द रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन। उनका मेन काम यही होता है कि कोई भी एडवर्स रिएक्शन है उसको पता करना, जो जो कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करना, जो रिस्क है उसको कम करना और कम्युनिकेट दिस फाइंडिंग्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट, और पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल था उसको कम्युनिकेट करना। अब फार्माकोविजिलेंस अक्रॉस द ग्लोब की बात करें, हर कंट्री की अपनी अपनी खुद की फार्माकोविजिलेंस सिस्टम होता है। जो गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ ने जारी करी है उनके बेसिस पे हर कंट्री का अपना अपना कोविजिलेंस है। जैसे यूरोप की बात करें, इन यूरोप द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए कोऑर्डिनेट्स एंड मेंटेन द फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस कॉल्ड एडुरा विजिलेंस। तो यूरोप में एडुरा विजिलेंस के नाम से इनका अपना खुद का फार्माकोविजिलेंस है, विच कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जितनी भी एडवर्स रिएक्शन हो रही है मार्केट में जाने के बाद दवाई, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ठीक है। अब इसमें बात करें हम यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स की, they use a multifaceted approach to maintain pharmacovigilance system that include FDA, the pharmaceutical manufacturers, academic non-profit organizations, and public citizens. The case report related to adverse drug reactions are collected and managed by US FDA। तो यूएस में एफडीए, उनकी खुद की यूएस एफडीए है, वो ही इस पूरे फार्माकोविजिलेंस की एडवर्स रिएक्शन को मेंटेन, उनका रिकॉर्ड कलेक्ट करती है और मैनेज करती है। अब बात करें हमारे हम अपने डियर इंडिया की, तो इन 2004 2004 में सीडिस्को यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडिस्को अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या लॉन्च किया था, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, एनपीपी, द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, जो किस पे बेस्ड था, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन पे बेस्ड था। द फार्माकोविजिलेंस टीम इज मेंटेन बाय डिवाइडिंग द होल कंट्री इनटू जोन्स एंड रीजन्स। तो पूरे कंट्री में भी क्या है, जो फार्माकोविजिलेंस का सिस्टम है वो अलग अलग जोन्स में, रीजन्स में क्या पूरा मेंटेन और डिवाइड कर दिया गया है। तो ये हमारा पूरा था फार्माकोविजिलेंस के बारे में। तो समरी में अगर बेसिक बात करें कि हमारा फार्माकोविजिलेंस है क्या, ठीक है, तो बेसिकली हमारा फार्माकोविजिलेंस वही है कि आपकी कोई भी दवाई मैन्युफैक्चर हुई कंपनी में, इंडस्ट्री में, ठीक है, उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, एनिमल्स पे भी टेस्टिंग करी, क्लिनिकल ट्रायल हुआ, कुछ हजारों पॉपुलेशन में ट्राई भी कर दिया। अब वो दवाई मार्केट में चलेगी, लॉन्च होगी मार्केट में, उस बीमारी के लिए लोगों ने दवाई खाना शुरू करा उसको। पर अब हर इंसान की इंडिविजुअल अलग अलग बीमारियां हैं, कुछ और बीमारी भी हो सकती है, और साथ में कुछ मिक्सचर हम ले रहे हैं दवाई का, दो तीन दवाइयों को हम एक साथ ले रहे हैं, तो कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन हो सकता है अलग अलग पॉपुलेशन में, हर इंडिविजुअल में अलग अलग। तो उसको डिटेक्ट करना कि कोई दवाई का असर हुआ है, एडवर्स रिएक्शन हुआ है, तो उसमें फार्माकोविजिलेंस क्या रिपोर्ट उनको मिलती है, वो रिपोर्ट आगे फर्दर भेजते हैं। तो पूरा प्रोसीजर होता है, अगर उनको मिलता है कि हाँ कुछ एडवर्स रिएक्शन हुआ है, कुछ बीमारी हो रही है इससे दवाई से अलग, तो क्या करते हैं फार्माकोविजिलेंस टीम,
वो दवाई को वापस बुला लेती है मार्केट से, कहाँ पे, इंडस्ट्री में वापस, और उसकी प्रोडक्शन को बंद करवा देती है। तो फार्माकोविजिलेंस का मेन काम यही है कि प्रिवेंट करती है कोई भी एडवर्स इवेंट को, और प्रोवाइड करती है हमारी पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन करती है, किससे लेके, मेडिसिन को रिलेट को लेके। सो आई होप एवरीवन कि आपको पूरा अच्छे से फार्माकोविजिलेंस के बारे में समझ आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।